हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एनएसएस एकेडमी 360। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव क्वेश्चंस। ओके, सो द क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ये केस दिया हुआ है हमें। ध्यान से समझिए, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। इसका क्या किया गया है, बैटरी के साथ कनेक्शन किया गया है। तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट विल आयनाइज एंड इट विल बिकम Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस 2। ये कॉपर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो कॉपर आयन है ये ऑब्वियसली बात है कि ये किसकी तरफ जाना शुरू करेगा, बैटरी के कौन से टर्मिनल की तरफ, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है हमारा, आयरन प्लेट है ना। तो आयरन प्लेट किसकी तरफ, आयरन प्लेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, कॉपर आयंस। ठीक है, बात क्यों होगा मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आयरन प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो रिएक्शन हो रही होगी वहां यहाँ पर, वो रिएक्शन क्या हो रही होगी बच्चे, कि यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा एंड फॉर्म कर रहा होगा FeSO4 एंड कॉपर लिबरेट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये किस टाइप का रिएक्शन कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन कहता है आफ्टर अ फ्यू मिनट्स इवन बिफोर ही टर्न्ड द स्विच ऑन ही नोटिस्ड दैट कॉपर वाज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन प्लेट। कुछ देर के बाद ही जैसे ही उसने स्विच ऑन किया तो देखता है कि कॉपर डिपॉजिट हो गया है आयरन प्लेट के ऊपर। रिएक्शन का कारण क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर अभी अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन व्हेन करंट इज स्टार्टेड। जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू कर रहा है तो तुरंत क्या हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया है किसके ऊपर, आयरन प्लेट के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए, देखो आयरन विल बी डिपॉजिटेड ऑन कॉपर प्लेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर आप देखते हो नो रिएक्शन, तो रिएक्शन तो बिल्कुल हो रही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता है। कॉपर ऑलरेडी डिपॉजिटेड ऑन द आयरन प्लेट, तो ये भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही जो है वो इसका सही आंसर बनता है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। कृणाल नाउ रिप्लेसेस द आयरन प्लेट विद सिल्वर प्लेट। अच्छा, अब क्या कह रहा है वो, कि जो आयरन प्लेट थी उसको किससे रिप्लेस किया गया है बच्चे, उसको रिप्लेस किया गया है सिल्वर से। तो हम जानते हैं सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सिल्वर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। तो क्या ये रिएक्शन होगी, सो द आंसर इज नो, द रिएक्शन विल नॉट अकर। रिएक्शन तो होने वाली नहीं है। आगे समझते हैं। ही सीज दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सिल्वर प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द करंट। करंट को स्टार्ट करने से पहले कोई भी डिपोजिशन नहीं हो रहा था। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट में से जो कॉपर आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे Cu2 प्लस आयंस, ठीक है, वो नहीं जाएंगे किसकी तरफ, सिल्वर की तरफ। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो हमारा ऑप्शन क्या बनना चाहिए, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ही सीज दैट देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सिल्वर प्लेट बिफोर स्टार्टिंग द करंट। करंट को स्टार्ट करने से पहले की बात हो रही है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। what is likely to happen to the concentration of copper sulfate in the solution on passing electric current through the solution in the setup with the silver plate। ये कह रहा है कि क्या होगा कंसंट्रेशन के ऊपर कॉपर सल्फेट की यदि हम करंट को पास करवाना शुरू करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन इन द सेटअप विद द सिल्वर प्लेट। यानी कि ये सेम एपरेटस है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन इस बार ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी, ये किसकी बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, और जो सॉल्यूशन है वो हमारा कॉपर सल्फेट ही है, और ये कॉपर प्लेट है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही होगी तो इट विल रिमेन्स द सेम, मतलब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो सेम ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द वेट्स ऑफ सिल्वर एंड कॉपर प्लेट्स आफ्टर पासिंग द करंट फॉर सम टाइम। अगर हम थोड़े टाइम के लिए करंट पास करते रहें, मतलब कुछ देर तक हम करंट को पास करते रहें, तो वेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा सिल्वर और कॉपर के। तो आप एक चीज को समझो, जो कॉपर था वो ज्यादा रिएक्टिव था किससे, सिल्वर से। तो सिल्वर प्लेट विल इंक्रीज, सिल्वर प्लेट का जो वेट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड
कॉपर का जो वेट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये कह रहा है करंट को स्टार्ट करने के बाद। तो करंट जब आप स्टार्ट कर दोगे तो अब देखा जाए तो कॉपर जो Cu2 प्लस आयंस थे वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना, और कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। लेकिन हाँ, करंट को जैसे ही फ्लो करना हम शुरू करा देंगे तो जो कॉपर आयंस हैं वो सिल्वर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन हमसे कहता है 3 पीसेस ऑफ रस्ट फ्री आयरन, मतलब ऐसा है जिसके ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है, आर कंप्लीटली कोटेड विद द फॉलोइंग। फर्स्ट केस में प्लास्टिक से किया गया, सेकंड केस में ऑयल पेंट किया गया, थर्ड केस में जिंक से किया गया। एन आइडेंटिकल स्क्रैच इज मेड ऑन ईच पीस दस एक्सपोजिंग द आयरन। अब वो जो आयरन पीस था, यानी कि अगर मैं ये आयरन पीस कहता हूं, इसको मैंने कोटिंग करी, फर्स्ट केस में मैंने कोटिंग की इसको प्लास्टिक से, है ना, सेकंड केस में मैंने इसको कोटिंग किससे की है, सेकंड केस में मैंने इसकी कोटिंग की है ऑयल पेंट से, है ना, और थर्ड केस में मैंने इसकी कोटिंग जो है वो किससे की है बच्चे, जिंक से। फिर वो होता है क्वेश्चन कि इसको हमने स्क्रैच किया विद द सेम एक्सपोजिंग द आयरन, हर एक के ऊपर आइडेंटिकल स्क्रैच किया। यानी कि अगर मैं कहूं कि इस पे भी स्क्रैच किया मैंने, इस पे भी स्क्रैच कर दिया मैंने, इस पे भी स्क्रैच कर दिया मैंने, एंड आर केप्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर 10 डेज, लगभग 10 दिनों के लिए मॉइस्ट एयर में उसको छोड़ दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है स्टेट इफ रस्टिंग विल बी ऑब्जर्व्ड एट द पॉइंट ऑफ स्क्रैच ऑन द 3 आयरन पीसेस। सो इसका आंसर होना चाहिए, देखो जरा एक चीज को समझ के देखो, प्लास्टिक जो कोटेड रॉड थी उसमें क्या होगा, रस्टिंग शुरू हो जाएगी, है ना, प्लास्टिक वाले में रस्टिंग शुरू हो जाएगी, है ना, पेंट वाले में भी रस्टिंग शुरू हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं जिंक कोटिंग वाले में तो इसमें कोई रस्टिंग नहीं होगी, नो रस्ट विल बी सीन इन दिस केस। ठीक है, अब हमें बताना है इसका रीजन क्या होगा। सो व्हाट कैन बी द रीजन। सो द रीजन इज जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, किससे बचे, देन आयरन। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से। सो पहले जिंक ऑक्सीडाइज होगा टू प्रोटेक्ट आयरन, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो जिंक है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में, किसको, आयरन को। जब जिंक खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद आयरन का जो है ऑक्सीडेशन होना शुरू होगा। और ये बात जो आपको समझनी है, ये छोटे स्क्रैच के ऊपर काम करती है। ये जो केस है, अगर बहुत बड़ा स्क्रैच हो गया है, काफी एक्सपोजर हो गया है आयरन पीस का, तो ये काम नहीं करेगा। नेम द प्रोसेस, नेक्स्ट सी क्वेश्चन कहता है नेम द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग ऑन द स्टील और आयरन। तो बच्चे इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। आई होप आपको इस प्रोसेस के बारे में पहले से पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है एक लिस्ट गिवन है, लिस्टेड हेयर इज द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। देखो जरा क्या कह रहा है, गोल्ड कह रहा है डज नॉट ऑक्सीडाइजेस और बर्न, यानी कि एयर के साथ गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। रिएक्शन विद वाटर, एयर गोल्ड जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, और जो गोल्ड है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। फिर कहता है सोडियम, तो सोडियम जो है वो एयर के साथ बर्न करता है विग्रसली टू फॉर्म एन ऑक्साइड। रिएक्शन विद वाटर वॉयलेंट रिएक्शन होती है, वॉयलेंट, एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी अच्छी खासी वॉयलेंट रिएक्शन होती है। जिंक की अगर बात करें तो जिंक भी आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, और ऑक्साइड बना लेता है, जिंक ऑक्साइड। वाटर के साथ भी अगर हम हीट करें तो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेता है काफी हद तक, एंड डाइल्यूट एसिड्स के साथ को मेटल्स रिएक्ट कर ही जाते हैं, जो थोड़े ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं वो। तो रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है, और देखा जाए तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। अब हमसे कह रहा है फ्रॉम द लिस्ट अबाउ आइडेंटिफाई द मेटल्स दैट आर लाइकली टू बी फाउंड इन प्योर स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट। प्योर स्टेट में कौन से हैं, तो जैसा कि हमें केस से ही समझ में आ जा रहा है कि इसमें से जो गोल्ड और प्लेटिनम है ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नेटिव फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल्स हैं, वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे हमसे कह रहा है द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट सॉल्ट ऑफ मेटल W इज टेकन इन अ बीकर। एक सल्फेट लिया हमने W मेटल का, जिसका कलर कैसा है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है।
metal powders X, Y and Z are added one after the other to the beaker. उस बीकर के अंदर अब हमने मेटल X, Y एंड Z को ऐड किया वन आफ्टर द अदर, यानी कि पहले हमने मेटल X को ऐड किया, फिर जो कुछ बना उसके अंदर हमने मेटल Y को ऐड किया, फिर जो कुछ बना उसके अंदर हमने मेटल Z को ऐड ऑन किया। फिर आपसे कहता है द कलर चेंजेस अकरिंग इन द सॉल्यूशन आर एज शोन। तो X को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन ब्लू था वो कलरलेस हो गया, Y को ऐड करने के बाद कलरलेस सॉल्यूशन में पिंक कलर हो गया सॉल्यूशन का, और Z मेटल को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन का कलर था वो पिंक से ग्रीन हो चुका है। अब हमें बताना है स्टेट व्हाट कलर चेंज इफ एनी विल अकर इफ मेटल X is again added to green solution in the beaker। क्या हो अगर जो ये लास्ट हमारे पास है ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, इसमें हम वापिस से मेटल X को ऐड कर दें। तो एक चीज को आपको समझना है, देखो भाई मेटल X WSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब मेटल X जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, किससे? इट इज रिएक्टिव देन W मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, बात समझ पा रहे हैं? फिर कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। फिर कह रहा है जो मेटल Y है वो रिएक्ट कर रहा है इस कलरलेस सॉल्यूशन के साथ, इसका मतलब जो मेटल Y है वो ग्रेटर रिएक्ट मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? इस कलरलेस सॉल्यूशन के मेटल पोर्शन से। फिर देखें कि पिंक सॉल्यूशन बनने के बाद मेटल Z ऐड किया गया, तो Z मेटल को ऐड कर रहे हैं पिंक सॉल्यूशन में और रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ग्रीन कलर आ रहा है, इसका मतलब जो है वो Z है जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? इस पिंक सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल थी उससे। फिर ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। अब आप एक चीज को देखो जरा, जो Z है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा आउट ऑफ Y एंड X, तो अगर ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में वापस से मैं X मेटल को डालता हूं तो क्या कोई चेंज होगा कलर में? तो द आंसर इज नो, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, तो इसका मतलब कलर भी चेंज नहीं होगा। आई होप आप ये चीज समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 says a piece of iron rusts when it comes in contact with air and moisture। एक आयरन का टुकड़ा है वो हवा और नमी जो है मॉइस्चर उसके साथ रिएक्ट करता है। प्रकाश हैड टू आइडेंटिकल शाइनी आयरन रॉड्स पीसेस P एंड Q, आइडेंटिकल दोनों जो हैं P और Q। टू प्रिवेंट द पीसेस फ्रॉम रस्टिंग ही कोटेड पीस ऑफ P विद ऑयल पेंट, यानी कि P को उसने ऑयल पेंट से किया है, P के ऊपर उसने जो कोटिंग की है वो ऑयल की है, और Q के ऊपर उसने क्या किया है बच्चे? गैल्वेनाइजेशन किया है। और मैंने अभी आपको बताया था गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है टू द लोअर रिएक्टिव मेटल, इसी को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जनरली आयरन के ऊपर हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं किसका? जिंक की लेयरिंग का, जिंक या क्रोमियम का भी किया जाता है कभी कभार। आगे कहता है he noticed that the coatings were not complete and that a small part of iron was exposed in both the pieces। तो दोनों में ही जो है वो आयरन का पीस थोड़ा सा एक्सपोज हो गया। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज प्रकाश लाइकली टू ऑब्जर्व आफ्टर द अबाउट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टू आयरन पीसेस आफ्टर सम डेज, एक्सप्लेन व्हाई। तो बच्चे जो P था उसके ऊपर किसकी कोटिंग करी गई थी? ऑयल की कोटिंग करी गई थी, तो इस P के ऊपर क्या हो जाएगा? कुछ टाइम के बाद रस्टिंग शुरू हो जाएगी, और जो ये Q वाला था इसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। रीजन क्या है? वही गैल्वेनाइजेशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस अभी इस वीडियो में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, आइए बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट, स्टेनलेस स्टील का रिएक्शन नहीं होता है, मतलब रस्टिंग नहीं होती है। फिर आगे कहता है कि आयरन निकल एंड क्रोमियम फॉर्म्स एन एलॉय, आयरन निकल और क्रोमियम मिलके एक एलॉय बनाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि स्टेनलेस स्टील के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसके ऊपर वो जो एक मिक्सचर होता है आयरन निकल एंड क्रोमियम का, तो इस वजह से जो है उसकी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब रस्टिंग नहीं होती है स्टेनलेस स्टील के ऊपर। क्रोमियम क्या करता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है जिससे कि उसका रस्टिंग नहीं हो पाती है स्टेनलेस स्टील की। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई अ मेटल M। एक टीचर है, उन्होंने अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को एक मेटल का पता करने के लिए पूछा, और मेटल है वो M। She gives them the following clues। क्लू दिया, वो ये दिया, it oxides reacts with both HCl and NaOH,
यानी कि उस मेटल M का जो ऑक्साइड है, जो मेटल M का ऑक्साइड है वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है एंड NaOH के साथ भी रिएक्ट कर पा रहा है, यानी कि वो एक एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड होगा। जैसा कि हमें पहले से पता है ये चीज, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स बच्चे वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उन्हें हम एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड्स कहते हैं। तो इसका मतलब है जो मेटल M होगी वो एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड बना रही होगी। आगे देखते हैं, इट डज नॉट रिएक्ट्स विद हॉट एंड कोल्ड वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम, यानी कि ये जो एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड एम मेटल बना रही है ये हॉट और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है बट रिएक्ट्स विद द स्टीम, यानी कि ये कुछ थोड़ा मॉडरेट रिएक्टिव की कैटेगरी में आना चाहिए, क्योंकि ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है, हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब उसे थोड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए टू स्टार्ट द रिएक्शन। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स ओर, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करके इसके ओर में से हम इस मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे हमने क्लास में किया होगा कि दो ही मेटल्स हैं जो हमने पढ़ी थी, बाकी भी होंगी बट हमने जो पढ़ी थी वो दो मेटल्स पढ़ी थी क्लास 10th के सिलेबस में, एल्यूमिनियम एंड जिंक। इनमें से कोई एक हो सकती है, अब वो कौन सी होगी? तो बच्चे वो एल्यूमिनियम होगी। आइडेंटिफाई द मेटल, तो मेटल हमारी कौन सी होगी? एल्यूमिनियम होगी। जिंक तो जो है वो इजीली रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ भी, ठीक है, तो जिंक इसलिए नहीं आएगा, एल्यूमिनियम विल बी द आंसर। एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद HCl एंड ऑल्सो विद द NaOH। मैं लिख देता हूं यहां पर रिएक्शन, एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद HCl एंड इट विल फॉर्म AlCl3, along with that hydrogen gas will be liberated। and if we talk about aluminium का रिएक्शन with किसके साथ? NaOH के साथ, तो बच्चे ये सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस अगेन इन दिस केस ऑल्सो विल बी लिबरेटेड। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ पाए। रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दी है, व्हाट वुड हैपन इफ द मेटल इज रिएक्टेड विद आयरन ऑक्साइड। क्या हो अगर इस रिएक्शन को हम कराएं किसके साथ? एल्यूमिनियम का हम रिएक्शन कराएं आयरन ऑक्साइड के साथ। तो आयरन ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे इसका, तो रिएक्शन हो जाएगा और उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। आई होप इसके बारे में भी आपने पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्माइट रिएक्शन, पेपर में जाने से पहले जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 कहता है, अ मेटल ऑक्साइड ऑन बीइंग हीटिंग विद कार्बन डज नॉट प्रोड्यूस CO2। एक मेटल ऑक्साइड है, उसको हम कार्बन के साथ हीट करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं कर रहा है। मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म नहीं हो रहा है। गिव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर ऑफ द मेटल ऑक्साइड। हमें बस ये बताना है कि उस मेटल ऑक्साइड का बिहेवियर कैसा है। तो देखो जरा, जो ये मेटल होगी ये कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है ना, इसका मतलब जो ये मेटल ऑक्साइड में ये जो मेटल है ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव होगी। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि द मेटल प्रेजेंट इन द मेटल ऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव देन द कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिएक्टिव विद कार्बन एंड नॉट फॉर्मिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है, a metallic element M has the following properties। एक मेटल है M नाम का, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कुछ इस प्रकार हैं कि वो पानी पे फ्लोट करती है, उसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है, वो एक रिएक्शन कराती है क्लोरीन के साथ और जो उसका फॉर्मूला बनता है वो MCl बनता है, एंड इट्स ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड। और जो उसका ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड देता है। तो बच्चे बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये वाला। इसके लिए हमारी जो मेटल रहेगी वो सोडियम रहेगी, Na मेटल। ये फ्लोट करती है पानी के ऊपर एंड इसको आप चाकू से इजीली कट कर सकते हो। इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है एज कम्पेयर टू वाटर, इसीलिए ये फ्लोट कर पाती है। और इसका जो ऑक्साइड है, इट्स ऑक्साइड, जो सोडियम का ऑक्साइड होगा Na2O, जो सोडियम मेटल का ऑक्साइड होगा वो पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ पाए। अब हमसे जो पूछ रहा था फर्दर इसी में, वो ये कह रहा है, स्टेट द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल M। हम मेटल M को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? तो सिंपल है, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, ELECTRO, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सोडियम मेटल।
राइट। तो हम इस तरह से सोडियम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। नेम द मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो मेन बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? तो बच्चे इसमें जो मेन बाय प्रोडक्ट होता है वो क्लोरीन गैस होगी। आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी समझ पाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू बी ऑन एनएसएस एकेडमी 360। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।